तो देखो बेटा, स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के अंदर तुम्हें करने हैं दो पार्ट। पहला है तुम्हारे पास रे ऑप्टिक्स और दूसरा है तुम्हारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये मान के काम करते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है वेव की फॉर्म में, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। और रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट जो है वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, रे की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यानी कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव्स की स्टडी होगी। दो तरह की वेव होती हैं, एक लाइट और दूसरी साउंड। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड एयर के अंदर। सही है। तो ये दो तरह की वेव हो गई, एक लाइट वेव हो गई और एक साउंड वेव हो गई। लेकिन हम लाइट को साउंड से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है। बता भी नहीं है भाई समझ में। तो हम यहाँ पर डिस्कस केवल क्या करेंगे, लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर 3 मेजर बात पढ़नी है। पहली इंटरफेरेंस, दूसरी डिफ्रैक्शन और तीसरी पोलराइजेशन। ये हो गए वेव ऑप्टिक्स से 3 पार्ट। पहला इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन और तीसरा पोलराइजेशन। बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस वेव के अंदर पाए जाने वाला फिनोमेनन है। तो लाइट और साउंड दोनों के अंदर ये फिनोमेनन देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस किसका फिनोमेनन है, वेव का। तो लाइट में भी मिलेगा और साउंड में भी मिलेगा। साउंड मतलब हो गया सोनिक, अल्ट्रासोनिक में भी होगा, इंफ्रासोनिक के अंदर भी होगा। साउंड का मतलब सोनिक, तो सोनिक का मतलब हो गया अल्ट्रासोनिक के अंदर भी होगा और इंफ्रासोनिक के अंदर भी होगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 यानी कि 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से भी कम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। आ गई बात समझ में। अब ये जो इंटरफेरेंस है, इस इंटरफेरेंस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जिसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं बताता कि जो वेव इस्तेमाल हो रही है वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हर तरह की वेव में होता है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो। अब जैसे लाइट है वो किस में आती है, ट्रांसवर्स के अंदर, और साउंड किस में आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। तो ये फिनोमेनन हर टाइप की वेव के अंदर देखने को मिलता है। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको ये नहीं बताएगा कि ये ट्रांसवर्स वेव के लिए निकाला जा रहा है या लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए निकाला जा रहा है। इंटरफेरेंस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको इंटरफेरेंस कराना है तो जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि जब आप एक ही सोर्स से 2 सोर्स तैयार करें, इंटरफेरेंस अगर कराना है तो आपको चाहिएंगे 2 सोर्स। तो जब आप एक ही सोर्स से 2 सोर्स बनाएंगे तो ऐसे जो सोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। कोहेरेंट सोर्स का बेस्ट एग्जांपल होता है लेज़र, इसके अलावा सोडियम लैंप। ये बेस्ट एग्जांपल किसके हैं, कोहेरेंट सोर्सेस के। इंटरफेरेंस अगर आपको कराना है तो इंटरफेरेंस कराने के लिए 3 मेजर कंडीशन है, जिसमें प्राइमरी कंडीशन है कि लाइट का जो सोर्स होना चाहिए वो
कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरा, लाइट का सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए यानी सिंगल वेवलेंथ का। और तीसरा, दोनों वेव की एम्पलीट्यूड बराबर होनी चाहिए यानी कि नियरली सेम होनी चाहिए, तो इंटरफेरेंस आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारे पास दो वेव है, एक की इंटेंसिटी I1 है, जिसकी इंटेंसिटी I1 है उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, जिस वेव की इंटेंसिटी I2 है उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल b है। ये दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का। अब ये दोनों वेव अगर किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, ये वाली आई, और उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब रिजल्टेंट वेव की अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बोला किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर की जगह आई कर दिया, इसकी जगह रूट I1, इसकी जगह रूट I2, इसकी जगह बता गई नहीं है भाई समझ में। तो ये आ गई निकल करके आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला आई इक्वल्स टू रूट I1 प्लस रूट I2, ठीक है, प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। इतनी बात आ गई नहीं आ गई बेटा समझ में। यहाँ गलती से मैंने रूट लगा दिया, रूट नहीं लगेगा, यहाँ रूट हटा दो। इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, रूट I1 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो उसकी जगह I1 लिख दिया, इसकी जगह I2 लिख दिया, इसकी जगह रूट I1, इसकी जगह रूट I2, ठीक है। देखो तो अब आता है इंटरफेरेंस के अंदर पहला केस यानी कि मैक्सिमा का केस। अगर आपको स्क्रीन पर मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी cos फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए +1। और ऐसा करने के लिए फाई की वैल्यू को 0, 2 पाई 4 पाई में से कुछ भी पुट कर लो, cos फाई कितना आएगा, +1 ही आएगा, जिसका मतलब हो गया 2n पाई के इक्वल होना चाहिए। इसमें n की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 0, 1, 2, 3। अगर n की वैल्यू 0 पुट करते हो तो जो पहला आपको मिलेगा मैक्सिमा उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। 1 पुट करते ही आपको मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पुट करते ही आपको मिलेगा सेकंड मैक्सिमा। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितने का होता है, 2 पाई का। सेकंड मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितने का होता है, 4 पाई का। इतनी बता भी नहीं है भाई समझ में। ये फेज डिफरेंस है, ऐसे ही होता है पार्ट डिफरेंस। जब जब स्क्रीन पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा में से कुछ भी होगी तब तक आपको स्क्रीन पे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है। अब n की वैल्यू को आप इसमें क्या पुट करेंगे, ये वाली सारी वैल्यूज़, तो आपको n की वैल्यू 0 पुट करने पे मिल जाएगी पहली वैल्यू, 1 पुट करने पे दूसरी वैल्यू, 3 पुट करने पर तीसरी वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस दोनों 0 होना चाहिए। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई का होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होना चाहिए। सेकंड मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 4 पाई का और पार्ट डिफरेंस 2 पाई का होना चाहिए। nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई का और पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। कुल मिला के मिला क्या, मैक्सिमा। और मैक्सिमा के लिए cos फाई कितना होता है, +1। अगर आप मैक्सिमा के लिए cos फाई +1 पुट करेंगे जो आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा निकल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह पुट कर दो रूट I1 और b की जगह पुट कर दो रूट I2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी अगर आप ये मान लो कि दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर है, मैंने मान लिया I0 है, दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर है, कितनी मान ली मैंने, I0। अब ये वैल्यू उठा करके अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूँ और सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने पर आंसर कितना हो जाएगा, 4I0। यानी कि अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर होती है तो इंटरफेरेंस के बाद जो नई वेव बन करके आती है उसकी इंटेंसिटी किसी भी एक वेव की इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 गुनी। ये केस किसका है, मैक्सिमा का। अगला केस आता है मिनिमा। मिनिमा को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मिनिमा लेने के लिए cos फाई की भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, -1। ऐसा करने के लिए फाई की क्या वैल्यू हो, तो फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई या 2n-1 पाई में से कुछ भी रखो। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2। अब ये वाली जो कंडीशन है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के लिए, ये कहलाती है फर्स्ट मिनिमा। ये कंडीशन जो होती है वो कहलाती है सेकंड मिनिमा। और ये कंडीशन जो है वो कहलाती है थर्ड मिनिमा। तो ये वाली कंडीशन कहलाएगी nth ऑर्डर मिनिमा। बात आ गई समझ में। तो आपको nth ऑर्डर मैक्सिमा और nth ऑर्डर मिनिमा इन दोनों की वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी है, सही है। हालांकि क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक ही पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ पूछ लिया तो nth ऑर्डर के लिए सीधा सीधा याद रखो और n की वैल्यू याद रखो। मैक्सिमा में n 0 से स्टार्ट होता है और मिनिमा के अंदर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। मिनिमा में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो n की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
अब मिनिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वहाँ होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कितनी हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी आप बराबर कर दोगे तो वहाँ मैक्सिमम में कितनी होती थी 4I0, यहाँ कितनी होती है 0। और अगर क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट करो I मैक्सिमा बाय I मिनिमा का रेशियो, I मैक्सिमा बाय I मिनिमा का रेशियो, तो I मैक्सिमा कितने के इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर और I मिनिमा कितने के इक्वल है a माइनस बी का स्क्वायर, तो पूरे में लगा दिया क्या होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया I मिनिमा बाय I मिनिमा का I मैक्सिमा बाय I मिनिमा का रेशियो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको निकालनी है स्क्रीन पर जो मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न मिलेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसके अंदर आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालनी है। फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, दो तरह की होती हैं ये, एक होती है बीटा और एक होता है थीटा। थीटा कहलाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ और बीटा कहलाता है लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो स्क्रीन पर आपको लाइनें मिलेंगी डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट। तो ब्राइट का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क का मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो कि सेंटर ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ मिला, ये मिला फर्स्ट मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो क्या कहलाता है बीटा कहलाता है। ये स्क्रीन है, ये दोनों स्लिट्स हो गई S1 और S2, यानी दो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब है स्लिट सेपरेशन। ये स्लिट सेपरेशन किस में दी जाती है मिलीमीटर के अंदर, किस में दी जाती है मिलीमीटर के अंदर। और कैपिटल डी का क्या मतलब है स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस, ये किस में दिया जाता है हमेशा मीटर के अंदर, किस में दिया जाता है। अब आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो फ्रिंज विड्थ होता है ये तीन बातों पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर, स्मॉल डी पर, कैपिटल डी पर। लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कैपिटल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों बातों को आप कंबाइन कर दो, कंबाइन करते ही फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। थीटा क्या है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है, इस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा अपॉन डी, कितने के इक्वल होती है लैम्डा अपॉन डी। आ गई बात समझ में। तो थीटा क्या चीज़ है एंगुलर फ्रिंज विड्थ और बीटा क्या चीज़ है लीनियर फ्रिंज विड्थ। अब ये दोनों ले लो, थीटा ले लो या बीटा ले लो, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो थीटा और बीटा डिपेंड किस पे कर रहे हैं वेवलेंथ पर। और वेवलेंथ किसके इनवर्स चलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वेवलेंथ किसके इनवर्स चलती है। अगर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कर दोगे तो थीटा और बीटा दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बात आ गई नहीं आ गई समझ में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दोगे तो थीटा और बीटा दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि किसके इनवर्स जा रहा है म्यू के। अब आपको स्क्रीन पर पोजीशन निकालनी है, डार्क फ्रिंजेस कहाँ मिलेंगी ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ मिलेंगी। तो जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होती है उनकी पोजीशन स्क्रीन पे निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला होता है एन बीटा, और जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होती है उनकी पोजीशन स्क्रीन पे निकालनी हो तो लगा दो 2n+1 बीटा बाई 2। ठीक है, अब सामने डायग्राम बना हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिला फर्स्ट मैक्सिमा, फिर मिला सेकंड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर और सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे। और ये भी पता है कि दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आपसे लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्रीन के साइड जो दोनों मैक्सिमा है ऊपर और नीचे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x। कौन से मैक्सिमा है सेकंड मैक्सिमा, तो आपको कैलकुलेट करना है x बिटवीन सेंट्रल मैक्स ऑन सेकंड मैक्सिमा, बिटवीन सेकंड मैक्सिमा ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेकंड मैक्सिमा बोल रहा है तो n कितना ले लेंगे 2। सेकंड मैक्सिमा बोल दिया तो n कितना ले लोगे 2। अब वन साइड पोजीशन निकालने का क्या तरीका होता है n बीटा, क्या तरीका होता है n बीटा। n की क्या वैल्यू लगा दी 2, तो x की वैल्यू वन साइड कितनी आ गई 2 बीटा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 बीटा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 बीटा, ये भी होगा। तो 2 बीटा वैल्यू ये हो गई और 2 बीटा वैल्यू ये हो गई, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 बीटा। और बीटा का क्या फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, बीटा का क्या फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। गॉट इट।